रहीम। मैं आपके टीचर हिना शरीफ, कोर्स फार्माकोग्नोसी 1 ए बेसिक फॉर्म 415। हम पढ़ रहे हैं पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू फार्माकोग्नोसी। इसमें सब टॉपिक है ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन। 2 सिस्टम हम ऑलरेडी कर चुके हैं, यूनानी सिस्टम और आयुर्वेदिक सिस्टम। तीसरा सिस्टम होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है जो आज हम पढ़ेंगे। होम्योपैथी इज़ अ स्पेशलाइज सिस्टम ऑफ थेरेपेटिक्स। द डिफरेंस जो पुराने सिस्टम हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आयुर्वेदिक सिस्टम और यूनानी सिस्टम में और होम्योपैथी में डिफरेंस ये है कि ये स्पेशलाइज सिस्टम है, इसकी एक प्रॉपर लॉ मेकिंग है और ये एक बड़ी सिस्टमिक वे ऑफ ट्रीटमेंट है एज़ कम्पेयर टू अदर ट्रेडिशनल सिस्टम। एंड इट वॉज डेवलप बाय डॉक्टर सैमुअल क्रिस्टियन फ्रेडरिक हैनमन। ये जो फिजिशियन थे उनका नाम है। 1755-1843 इनका एरा है। जर्मन फिजिशियन थे, केमिस्ट थे और फार्मासिस्ट थे। एट द सेम टाइम पहले कोई फील्ड स्पेशलाइजेशन नहीं होती थी। एक फिजिशियन, मैंने आपको पहले भी बताया था, केमिस्ट का रोल भी प्ले करता था और फार्मासिस्ट का भी। उसको ये राइट था कि वो ड्रग को डिस्पेंस कर सके। होम्योपैथी जो है ड्राइव है फ्रॉम 2 वर्ड्स। होम्योस मीन्स लाइक और सिमिलर और पैथोस मीन्स ट्रीटमेंट, सिमिलर ट्रीटमेंट। अब हम जब इसकी डेफिनेशन देखें तो ये बात हमें समझ आएगी। डेफिनेशन पे जाते हैं। होम्योपैथी इज अ सिस्टम ऑफ ट्रीटिंग द डिजीज बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग। ठीक है, सिस्टम ऑफ ट्रीटिंग द डिजीज बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग प्रोड्यूसिंग सिमिलर डिजीज इन द हेल्दी ह्यूमन बीइंग। ठीक है, अगर हम एक ड्रग को, मेडिसिन को किसी हेल्दी इंडिविजुअल को दें, उसमें कोई बीमारी अपेयर हो जाए, तो होम्योपैथी में पोस्टुलेट किया जाता है कि अगर इसको पेशेंट को दिया जाए उसी डिजीज़ के, तो ये उसको ट्रीट करेगी, उल्टा काम करेगी। हेल्दी इंडिविजुअल में वही डिजीज़ कॉज करेगी और पेशेंट की उस डिजीज़ को ये क्योर करेगी। ये काफ़ी यूनिक प्रिंसिपल है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप एलोपैथिक सिस्टम पे आपका ब्रेन बेस्ड करता है, आप न्यूट्रल मोड में रहिएगा ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग में आसानी हो। एक ड्रग सेम पॉइजनस इफेक्ट, सेम डिजीज़ प्रोड्यूस करती है जब वो हेल्दी बंदे को दी जाए, और वही ड्रग जो होती है, इसका मतलब ये होता है कि अगर उसी डिजीज़ के पेशेंट को दें, फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई ड्रग दी, उसने डायरिया कॉज कर दिया नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में, तो होम्योपैथी में पोस्टुलेट होगा कि इसको डायरिया की ट्रीटमेंट में देंगे पेशेंट को। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में इसने डायरिया किया है, लेकिन जिस पेशेंट को डायरिया ये उसको ट्रीट करेगी, फिर ये उसी पेशेंट को दी जाएगी, डायरिया के पेशेंट को, तो ये वही जो डिजीज़ प्रोड्यूस कर रही थी नॉर्मल में, वहाँ पे इसको क्योर करेगी। ये इसका बहुत ही यूनिक प्रिंसिपल है। ठीक है, इसको समझने के लिए इस तरह नहीं हो जाता कि ड्रग को एज इट इज़ फॉर्म में दे दिया जाता है। मेडिसिन के लिए कुछ प्रिपरेशन स्टेप्स होते हैं, उसकी डाइल्यूशन प्रोसेस होते हैं, फिर जाके मेडिसिन पेशेंट को दी जाती है। तो हम जिस तरह से नॉर्मली किसी मेडिसिन को चेक करते हैं, उसकी क्लिनिकल टेस्ट किए जाते हैं, ह्यूमन पे उसको, एनिमल्स पे टेस्ट किया जाता है, ह्यूमन पे टेस्ट किया जाता है। होम्योपैथी की जो टेस्टिंग है वो बेसिकली क्या बेस करती है, उसको हेल्दी इंडिविजुअल पे दिया जाए, उस पर चेक किया जाए, जो भी उसके पास डिजीज़ हो जाए वो ये कंसिडर करते हैं कि इसकी ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट में इसको यूटिलाइज करेंगे। तो दिस इज़ अ यूनिक प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथी, जो कि अभी भी कॉन्फ्लिक्ट करती है, जो बेसिक हमारी साइंस का जो है एलोपैथिक सिस्टम है उससे हमेशा कॉन्फ्लिक्ट करती है, क्योंकि एलोपैथिक सिस्टम हमेशा कहता है क्लिनिकली इस चीज़ को प्रूव किया जाए। इनका रिकॉर्ड सिर्फ किस चीज़ पर पोस्टुलेट पे बेस करता है कि ये डिजीज़ अपेयर हो गई तो ये डिजीज़ पेशेंट के अंदर ट्रीट की जा सकती है। ठीक है, इसी मेडिसिन से। तो दिस इज़ अ यूनिक प्रिंसिपल। सिम्टम्स अकॉर्डिंग टू होम्योपैथी, symptoms are no more than an outward reflection of the body's inner fight to overcome illness. It's not a manifestation of illness itself. इसके 2 पार्ट्स हैं। Symptoms are no more than, just क्या है symptoms? Outward reflection of body inner fight. बॉडी का इम्यून सिस्टम फाइट कर रहा होता है, WBCs फाइट कर रहे होते हैं, किससे? टू ओवरकम इलनेस। कोई भी बीमारी होती है सबसे पहले आपका इम्यून सिस्टम उसे फाइट करता है। क्या कहना है, जो सिम्टम्स अपीयर होती हैं बेसिकली उसी की रिफ्लेक्शन होती है। बॉडी फाइट कर रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, अंदर कोई जंग जा रही है, तो इस तरीके से इलनेस को ओवरकम करने के लिए फाइट करती है। ठीक है, और इट इज़ नॉट अ मैनिफेस्टेशन ऑफ द इलनेस इटसेल्फ। और जैसे कि एलोपैथिक में एक कॉन्सेप्ट है कि जो भी सिम्टम्स हैं वो क्या होती हैं, जो भी डिजीज़ है उनकी, उनका एक्सप्रेशन होता है, उनकी रिप्रेजेंटेशन होती है। वो कहते हैं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये जस्ट क्या करती है, फाइट को रिप्रेजेंट करती है कि बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम जो होता है वो फाइट कर रहा है टुवर्ड्स नॉर्मल कंडीशन, टू द डिजीज़। ठीक है, तो ये हमारे पास होती है सिम्टम्स की डेफिनेशन होम्योपैथी में। प्रिंसिपल्स, डिफरेंट लॉज हैं इसमें, सिस्टमिक लॉज हैं। लॉ ऑफ सिमिलिया है, लॉ ऑफ सिम्प्लेक्स नंबर 3, लॉ ऑफ मिनिमम 4, ड्रग प्रूविंग, 5th ड्रग डायनामाइजेशन, 6 वाइटल फोर्स, 7 एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीज, 8 इंडिविजुअलाइजेशन एंड 9 डायरेक्शन ऑफ क्योर। वन बाय वन लॉ को देखेंगे कुछ तो बहुत सिंपल है, आपको बस इजीली समझ आ जाएंगे। लॉ ऑफ सिमिलिया,
द थेरेपेटिक लॉ ऑन विच होम्योपैथी इज बेस्ड, जो हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, लेट like be cured by like. It means the medicine administered in the patient is such that it given to healthy person, it produces the same disease. मेडिसिन वो होती है अगर ये हेल्दी इंडिविजुअल को दी जाए तो उसके अंदर सेम डिजीज प्रोड्यूस करे। डेफिनेशन में इसको हमने अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया। इसके लॉ की क्या स्टेटमेंट है, लेट लाइक बी क्योर्ड बाय लाइक। ठीक है, सिमिलर डिजीज जो वो प्रोड्यूस कर रही है नॉर्मल ह्यूमन के अंदर, वो क्योर करेगी किसके अंदर, पेशेंट के अंदर। कौन सी चीज़, ड्रग। नंबर 2, लॉ ऑफ सिंप्लेक्स। सिंपल है नेम, तो सिंपल और सिंगल ड्रग जो प्रिस्क्राइब की जाती है एट अ टाइम, उसके अंदर की कोई अदर ड्रग्स की मिक्सिंग नहीं होती, कोई फॉर्मुलेशन नहीं होती, एक सिंगल ड्रग आप प्रिस्क्राइब करते हैं। लॉ ऑफ सिंप्लेक्स डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ डिजीज। 3, लॉ ऑफ मिनिमम। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट भी जो है एलोपैथिक से बिल्कुल कंट्रास्टिंग। ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड इन द मिनिमम क्वांटिटी बिकॉज हाइपर सेंसिटिविटी इन डिजीज। इनका कहना है आप जितनी भी मिनिमम क्वांटिटी में ड्रग लें, अगर आप पेशेंट को देंगे बॉडी उससे ज़रूर रिएक्ट करेगी, क्योंकि बॉडी डिजीज़ में कैसी हो जाती है, हाइपर सेंसिटिव हो जाती है। जो भी चीज़ उसके अंदर जाएगी वो रिएक्शन शो करेगी। तो इनका कहना ये है कि मेडिसिन आपने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं देनी, मेडिसिन इतनी क्वांटिटी में देनी है कि वो बहुत कम हो, जस्ट रिक्वायर्ड टू अराउज द रिएक्शन। वो क्या करे, रिएक्शन को जस्ट स्टार्ट कर दे, क्योंकि बॉडी ऑलरेडी डिजीज़ की वजह से हाइपर सेंसिटिव है। जैसे ही कम क्वांटिटी में ड्रग अंदर गई, एक रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है बॉडी के अंदर, और रिएक्शन डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन क्या होती है, टुवर्ड द नॉर्मल हेल्दी कंडीशन। ठीक है, तो ये भी कॉन्सेप्ट डिफरेंट है एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ड्रग की क्वांटिटी कम से कम होनी चाहिए। और क्या कॉन्सेप्ट है इसके पीछे, इनका कहना है अगर आप लार्ज डोजेज देंगे तो साइड इफेक्ट करेंगी और बॉडी के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनिक डैमेज कॉज करेंगी। नंबर 4 लॉ है ड्रग प्रूविंग। जिस तरह से हम किसी रिसर्च को प्रूव करते हैं कि ये ड्रग एंटी कैंसर है, तो क्लिनिकल उसकी स्टडी की जाती है, रिसर्च की जाती है। यहाँ पर ड्रग किस तरीके से प्रूव की जाती है, किस पर्पज़ के लिए यूज़ होगी। द क्यूरेटिव पावर ऑफ एडमिनिस्टर्ड ड्रग शुड बी नोन। सही है, इसको नॉलेज हमें होनी चाहिए जब भी हम ट्रीटमेंट के लिए उसको यूज़ करेंगे। ड्रग की क्यूरेटिव पावर का मतलब है ट्रीटमेंट पावर क्या है, वो कौन सी डिजीज़ के अगेंस्ट यूज़ की जा सकती है, और ये कैसे डिटरमिन की जाती है, बाय पैथोजेनेसिटी इन हेल्दी इंडिविजुअल। अगेन इसका ताल्लुक डेफिनेशन से। कैसे प्रूव होगी, पैथोजेनेसिटी इसकी डिजीज़ प्रोड्यूसिंग एबिलिटी होगी इन हेल्दी इंडिविजुअल में। हेल्दी इंडिविजुअल में अगर वो डिजीज़ प्रोड्यूस करेगी, इसका मतलब यह है आप पेशेंट के अंदर इसकी ट्रीटमेंट के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, इसी डिजीज़ की। हेल्दी इंडिविजुअल में सर्व एज द ओनली रिकॉर्ड ऑफ थेरेपेटिक प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग, और इसी को वो कंसिडर करते हैं कि भाई इसने नॉर्मल पर्सन के अंदर ये डिजीज़ कॉज की थी, तो इसका मतलब है ये इसी डिजीज़ की ट्रीटमेंट के लिए ड्रग यूज़ की जा सकती है पेशेंट के अंदर। ठीक है, अब हम हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, पेशेंट हो जाएगा, ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट होगा, और चेकिंग के लिए हमारे पास क्या होगा, नॉर्मल ह्यूमन बींग, हेल्दी ह्यूमन बॉडी। फिफ्थ है हमारे पास ड्रग डायनामाइजेशन। इसमें हमारे पास जो ड्रग दी जाती है, डिसीज जो डिस्क्रिप्शन है उसको पहले पढ़ लेते हैं। डिजीज इज द डिस्टर्बेंसेज इन द हारमोनियस फ्लो इन विच इज़ डायनेमिक इन नेचर। डिजीज़ हमारे पास क्या है, लाइफ का जो एक प्रोसेस है, डिफरेंट रिएक्शन है, वो क्या एक हारमनी में चल रहे हैं, एक फ्लो में चल रहे हैं। ठीक है, ये हारमनी जो होती है हमारे पास डिजीज़, क्योंकि उसमें चेंजेस लाती है, तो डिजीज़ की क्या नेचर होती है, वो डायनेमिक होती है, हर वक्त मूवमेंट में होती है, कभी इंटेंसिटी इंक्रीज होती है, कभी डिक्रीज होती है, तो मूवमेंट में होती है, मोबाइल सी होती है। दैट्स वाई इसको क्या कहते हैं, डायनेमिक। तो ये कहते हैं कि मेडिसिन को भी डायनेमिक होना चाहिए, क्योंकि डिजीज़ डायनेमिक है तो मेडिसिन शुड भी डायनेमिक। अब मेडिसिन को कैसे डायनेमिक किया जाए, तो इसका एक प्रोसेस होता है। मेडिसिन या ड्रग्स जो होती हैं वो डायनामाइज्ड होती हैं, पोटेंशिएटेड होती हैं। किस तरीके से, डायलूशन प्रोसेस है। आप ड्रग को जितना ज़्यादा डायलूट करते जाएंगे उसकी एक्टिविटी उनके हिसाब से उतनी डायनामिक होती जाएगी। ठीक है, इस प्रोसेस के हिसाब से। और डायलूशन प्रोसेस में हमारे पास दो तरह के प्रोसेस होते हैं, ट्राइचूरेटिंग। सॉलेबल सब्सटेंसेस में अगर आप 3-4 पाउडर का मिक्सचर बना लें, वो ट्राइचूरेशन कहलाता है। इनसॉल्युबल सब्सटेंस के केसेस में अगर मैं किसी, मेरी ड्रग सॉलिड पाउडर की फॉर्म में है, तो मैं उसके साथ बहुत लैक्टोज को मिला दूँ, लैक्टोज को मिला के, ज़्यादा लैक्टोज को मिला के उसको डाइल्यूट करती जाऊँ, फिर मज़ीद लैक्टोज को मिला के डाइल्यूट करती जाऊँ, जो पाउडर प्रिपरेशन होगी। कभी आपने होम्योपैथिक में देखा होगा कि आपको पाउडर में ड्रग दी जाती है, तो वो किस में होती है, जब हमारे पास मेडिसिन इनसॉल्युबल फॉर्म में या सॉलिड फॉर्म में अवेलेबल हो। सक्सेशन कहाँ यूज़ की जाती है, सोल्यूशन की फॉर्म में। जब ड्रग आपके पास सॉल्युबल हो तो लिक्विड फॉर्म में आपको डोजेज दी जाती है। तो डाइल्यूशन दोनों तरीक़ों से होती है, ट्राइचूरेटिंग में और सक्सेशन में। सक्सेशन बहुत सिंपल प्रोसेस है, जो आप सीरियल डाइल्यूशन का काम करते हैं डिफरेंट लेबॉरेटरीज़ के अंदर। फिजिकल फार्मेसी में हमें आपने किया होगा कि 1 ml लेके फिर 100 ml में, फिर अगेन उससे फर्स्ट डाइल्यूशन से सेकंड डाइल्यूशन, तो सिमिलरली इस तरीके से ग्रेजुअली आप किसी चीज़ को डाइल्यूट करते जाते हैं।
तो ड्रग जो होगी हमारे पास क्या होनी चाहिए, डायनेमिक होनी चाहिए, क्योंकि डिजीज़ डायनेमिक है। और कैसे डायनेमिक होगी, आप उसको डाइल्यूट करेंगे। दो प्रोसेस है, ट्राइचूरेटिंग में सॉलिड के केसेस में, सॉलेबल में, या फिर सक्सेशन से सीरियल डाइल्यूशन के जरिए। ड्रग डायनेमाइजेशन के केसेस के लिए हमारे पास 3 तरह के स्केल्स यूज़ होते हैं। डेसिमल स्केल यूज़ होते हैं, इसमें पोटेंसी तैयार की जाती है, प्रिपरेशन ऑफ पोटेंसी है। डेसिमल स्केल है, तो फर्स्ट पोटेंसी में आप क्या लेंगे, जो भी ड्रग होगी वो 1 ग्राम लेंगे, उसको 10 ml में, या अगर आपका सॉलिड है तो 10 ग्राम में ले लेंगे। ठीक है, 10 ml में आप फर्स्ट पार्ट, ठीक है, एक पार्ट आप किसका का क्या होगा, ड्रग होगा, और 10 पार्ट आपका क्या होगा, डायलुएंट होगा, सॉल्वेंट जो भी आपका होगा वो आपने बनाया, तो ये आपकी फर्स्ट पोटेंसी बन गई। सेकेंड पोटेंसी के लिए आप क्या करेंगे, फर्स्ट पोटेंसी का 1 पार्ट लेंगे, उसको 10 पार्ट ऑफ सॉल्वेंट में डिजोल्व कर देंगे, जैसे आप सीरियल डाइल्यूशन करते जाते हैं कॉन्स्टेंटली। तो इस तरीके से आपने जितना भी डाइल्यूशन करना है, आप स्टेप्स को बार बार रिवाइज करते जाएं। तो ये डेसिमल स्केल कहलाता है, 1/10। डेसिमल का मतलब क्या होता है, 10। और ये इसको जाहिर किया जाता है कैपिटल लेटर एक्स से। और जो फर्स्ट पोटेंसी है उसको कहेंगे 1x, सेकेंड को 2x, थर्ड को क्या कहेंगे 3x, एंड सो ऑन। इसी तरीके से ये चलती चली जाएगी। दूसरा स्केल सेंटीसिमल स्केल है। सेंटीसिमल 100 के लिए यूज़ किया जाता है, 100 के लिए। इन दिस स्केल द फर्स्ट पोटेंसी शुड कंटेन 1/100 पार्ट ऑफ ओरिजिनल ड्रग। ड्रग का आप एक पार्ट लेंगे, फॉर एग्जांपल ये 1 ग्राम है, तो आप इसमें 100 पार्ट ऑफ वाटर यूज़ करेंगे, अगर आप वाटर में सॉल्वेंट में डाइल्यूट करें। तो ये आपकी क्या बन जाएगी, फर्स्ट पोटेंसी बन गई, फर्स्ट सोल्यूशन बन गया आपका सीरियल डाइल्यूशन में। फिर आप इससे सेकेंड बनाना चाहेंगे, तो आप इसमें से 1 ml लेंगे और फिर इसको 100 ml में दोबारा डिजोल्व करेंगे। ठीक है, तो अब आपका डाइल्यूशन कितनी हो रही है, पहले 10 में हो रही थी डेसिमल स्केल में, यहाँ पे 100 में होती जाएगी हर स्टेप पे, अनलेस कि जितनी आपको कंसनट्रेशन रिक्वायर्ड है वहाँ तक आप इसको कंटिन्यू करें। तो इस तरीके से कंटिन्यू करते जाएंगे सेंटीसिमल स्केल में। और इसको एक्सप्रेस किया जाता है कैपिटल सी से। फर्स्ट पोटेंसी को रिप्रेजेंट किया जाता है 1c से, सेकंड को 2c से, थर्ड पोटेंसी जो बनेगी वो 3c कहलाएगी, और इसी तरह कंटिन्यूसली प्रोसेस चलता जाएगा। मिलीसिमल स्केल, इसको क्यूपोटेंसी भी कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है होम्योपैथी में, क्योंकि ये इसमें बहुत ज़्यादा डाइल्यूट कर दिया जाता है ड्रग को। तो फर्स्ट पोटेंसी इसमें कंटेन 1/50,000 पार्ट ऑफ ओरिजिनल ड्रग, यानी 1 ग्राम आपकी ड्रग है, और 50,000 जो ml है वो आपका पानी है, वाटर है, या फिर जो भी डाइल्यूएंट है जो आप यूज़ कर रहे हैं। तो ये आपकी फर्स्ट पोटेंसी बन गई। इससे आप 1 लेंगे, फिर अगेन 50,000 पार्ट में, 50,000 ml के अंदर आप इसको फर्दर डाइल्यूट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ड्रग बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हो जाएगी। इस पोटेंसी को एक्सप्रेस किया जाता है रोमन नंबर से 1 2 3 4 से। जैसी पोटेंसी होगी, फर्स्ट के लिए क्या यूज़ करेंगे, पहली पोटेंसी के लिए रोमन नंबर 1, फिर 2, फिर 3, 4, इस तरीके से ग्रेजुअली आप यूज़ करेंगे। समटाइम्स जो है 0/1 भी यूज़ किया जाता है, 0/2 भी यूज़ किया जाता है, 0/3 भी यूज़ किया जाता है, ये कैरी ऑन। ठीक है, अगर हमारे पास ऐसा सब्सटेंस है जो इनसॉल्युबल है, तो मैंने आपको बताया था ट्राइचूरेशन प्रोसेस यूज़ होता है। ठीक है, सॉलिड के केसेस, सॉलिड मिक्सचर के केसेस में, तो इसमें 2 स्केल यूज़ होते हैं, डेसिमल और सेंटीसिमल। मिलीसिमल स्केल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सूरज में पाउडर को हैंडल करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो 2 स्केल यूज़ होते हैं, किसमें, ट्राइचूरेशन प्रोसेस के अंदर या पाउडर मिक्सचर के अंदर डेसिमल और सेंटीसिमल यूज़ होंगे। लेकिन जब आपका लिक्विड होगा, सक्सेशन का प्रोसेस होगा, सीरियल डाइल्यूशन इन लिक्विड होगी, तो आप तीनों स्केल यूज़ कर सकते हैं, डेसिमल भी, सेंटीसिमल भी, और क्यूपोटेंसी या मिलीसिमल स्केल भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये डाइल्यूशन के डिफरेंट प्रोसेस हैं, और डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द डिजीज़ जो है अकॉर्डिंगली क्या करता है, जो भी फिजिशियन जो उसकी मेडिसिन तैयार करता है उसको ग्रेजुअली डाइल्यूट करता है, तो ड्रग क्या हो जाती है, डायनेमिक हो जाती है। अच्छा, इसके लॉ में वाइटल फोर्सेस हैं। डिजीज इज द डिसहार्मोनियस फ्लो ऑफ वाइटल फोर्सेस गिविंग राइज टू अबनॉर्मल सेंसेशन एंड फंक्शंस। डिजीज़ क्या है, डिसहार्मोनियस फ्लो है, वाइटल फोर्सेस जो बॉडी को चला रही हैं, पावर दे रही हैं। और फाइनली ये क्या करता है, साइन एंड सिम्टम्स रिप्रेजेंट करता है, जो कि अबनॉर्मल सेंसेशन एंड फंक्शंस हैं। For health restoration, these abnormal vital forces should be brought back to normal. इनको दोबारा से आपने रिस्टोर करना होता है। वाइटल फोर्स जो बॉडी को चला रही है, स्पिरिचुअल पावर है, उसको नॉर्मल करना होता है। कुछ हेल्थ आपने सुना होगा, कुछ हर्ब होती हैं जो हेल्थ को मेंटेन करती हैं, ये आप कहते हैं ये न्यूट्रिशनल चीज़ें जो बॉडी की लॉन्गेटिविटी को बढ़ा देती है। तो ऐसी हर्ब्स होंगी जो इन वाइटल फोर्सेस को नॉर्मल करेंगी। These vital forces affect the spiritual, instinctive and automatic characters. यही vital forces होती हैं जो आप कहते हैं कि spiritual power होती है ह्यूमन बीइंग के अंदर, इसको भी ट्रीट किया जाता है होम्योपैथी के अंदर। तो इसको नॉर्मल कंडीशन में लाया जाता है। इसके लिए डिफरेंट हमारे पास CNS, हाँ क्या होंगे हमारे पास, CNS ट्रीटमेंट के लिए सूदिंग एजेंट्स होंगे जो ब्रेन को आपके वो करेंगे। इसके अलावा
बॉडी भी फंक्शंस के लिए, नॉर्मल फंक्शंस के लिए हर्बल ड्रग्स दी जाएंगी, इनकी डाइल्यूटेड ड्रग्स होती हैं, ठीक है। अच्छा, 7 लॉज का है एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीज़, ये जो हम ऑलरेडी मेडिसिन में पढ़ते हैं, तो इन्होंने फर्स्ट टाइम कैटेगराइज किया था डिजीज़ को एक्यूट एंड क्रॉनिक, ठीक है। ये किस बेसिस पे किया था, डिजीज़ के ऑनसेट पे, कब डिजीज़ अपेयर हुई, इसके प्रोग्रेस पे, दैट इज़ ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, और टर्मिनेशन कब ख़त्म हुई। एक्यूट डिजीज़ आपको पता है आर द रिजल्ट ऑफ रैपिड मॉर्बिड प्रोसेस ऑफ डी रेंज वाइटल फोर्सेस, ये रैपिड है, एकदम से सडनली अपेयर होती है। मॉर्बिड प्रोसेस बेसिकली क्या होता है, डिजीज़ प्रोसेस को कहते हैं, ऑफ द डी रेंज अब नॉर्मल वाइटल फोर्सेस, ठीक है, एकदम से चेंजेस आ जाती हैं, अब नॉर्मल चेंजेस आ जाती हैं वाइटल फोर्सेस के अंदर। देयर ऑनसेट इज सडन, ये एकदम से अपेयर होती हैं, हैव डेफिनेट कोर्स, एक प्रॉपर इसका ड्यूरेशन होता है, और क्विक एक्सप्रेशन ऑफ एक्शन, ये बहुत जल्दी साइन एंड सिम्टम्स अपेयर करती हैं, और ये टर्मिनेट भी बहुत जल्दी हो जाती हैं विद अ शॉर्टर टाइम। तो इसके दो रिजल्ट्स हो सकते हैं, कंप्लीट रिकवरी भी हो सकती है और डेथ भी हो सकती है। समटाइम ये बहुत डेंजरस होती है, रिकवरी भी हो सकती है और डेथ भी हो सकती है पेशेंट की एक्यूट डिजीज़ में। अगर बहुत सारे हार्ट अटैक के केसेस जो होते हैं वो एकदम से अपेयर होते हैं, उसमें क्या होता है, पेशेंट की डेथ भी हो जाती है। तो ये एक्यूट डिजीज़ हो गई, इनकी क्लासिफिकेशन है। ये इंडिविजुअल डिजीज़ होती हैं, इंडिविजुअल डिजीज़ सिर्फ एक ह्यूमन बीइंग को करती हैं, कंटेजियस नहीं होती है, एक से दूसरे को ट्रांसफ़र नहीं करती। फॉर एग्जांपल एक्सेसिव ईटिंग, कोई फंक्शन हुआ, आपने ज़्यादा बहुत ज़्यादा खा लिया और दूसरों ने नहीं खाया, तो फूड पॉइजन किसको होगा, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को होगा, सबको नहीं होगा। एक्सपोजर टू एक्सट्रीम टेम्परेचर, कुछ ऐसे लोग होंगे एक्सट्रीम टेम्परेचर में जिसको सन स्ट्रोक हो जाता है, ऐसी कंडीशन हो जाती है, तो ये सबको नहीं होगी ऑब्वियसली, जो पेशेंट जो पर्सन जो होगा जो एक्सपोज होगा उसको होगा। इसी तरह से सन स्टोन्स की कंडीशन के अंदर अस्थमा की हालत हो जाती है, या फिर सांस लेने में डिफ़िकल्टी हो जाती है, ये भी आपके पास कोई कंटेजियस डिजीज़ नहीं है। इसके अलावा साइकोलॉजिकल मेंटल इमोशन जो है वो साइकोलॉजिकल डिजीज़ होंगी, तो इंडिविजुअल केसेस ऑफ डिजीज़ होते हैं। घर में किसी एक को फूड पॉइजन हो गया, कोई बाहर गया एक्सेसिव ईटिंग की वजह से, इसी तरह किसी एक को सन स्ट्रोक हो गया, सबको नहीं होगा, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा कि पेशेंट जो है वो कौन कौन सी ऐसी ड्रास्टिक कंडीशन से एक्सपोज हुआ, तो ये इंडिविजुअल डिजीजेस कहलाएंगे। स्पोरेडिक डिजीजेस, ये डिजीज़ जो होती है एट द सेम टाइम अटैक मैनी पर्सन, और ये बेसिकली इसका रीज़न क्या होता है, ये क्लाइमेटिक रीज़न होता है, जो हमारे पास टेल्यूरिक इन्फ्लुएंसेस जो अर्दी मटेरियल एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं। टेल्यूरिक बेसिकली अर्थी मटेरियल को कहते हैं, अर्थ में जो चीज़ें पोल्यूटेंट्स प्रेजेंट है, तो टेल्यूरिक इन्फ्लुएंसेस की वजह से होगा, क्लाइमेट की वजह से होगा, क्लाइमेटिक पोल्यूशन की वजह से होगा। तो पोल्यूशन की वजह से जो डिजीज़ स्प्रेड होती हैं वो स्पोरेडिक डिजीज़ कहलाती हैं। एपिडेमिक diseases in these elements many persons are attacked with similar suffering from the same time, ठीक है, बहुत सारे पर्सन इफेक्ट होते हैं एट द सेम टाइम, और उनकी सफरिंग या उनकी डिजीज़ जो होती है वो भी सिमिलर होती हैं। दीज डिजीज़ यूजुअली बिकम इन्फेक्शस, ये इन्फेक्शस भी हो जाती हैं जब ये बहुत ज़्यादा कंजस्टेड एरियाज़ में लोग रहते हो, ठीक है, एक से दूसरे को भी ट्रांसफ़र हो जाती हैं। सब एग्जाम्पल्स आर टाइफॉइड, कॉलेरा, मम्स और मीज़ल्स। ये आपने सुना होगा कि मीज़ल्स वगैरह हो जाते हैं, बहुत तेज़ी से स्प्रेड होते हैं, खसरा और इस तरह की बीमारियां जो होती हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया में रहते हो तो वो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शस साबित होती है। तो ये वाली एलिमेंट जो होती हैं बहुत सारी मास को सफ़र करती हैं। इनका रीज़न डिफरेंट हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है, और ये कंटेजियस साबित होती हैं, इन्फेक्शस डिजीज़ होती हैं। एंडेमिक डिजीज़, एंडेमिक डिजीज़ आर दोज डिजीज़ जो कि कंटिन्यूसली हमारे पास प्रिवेल करती हैं, यानी ऑलरेडी सोसाइटी में एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है, और अटैकिंग मैनी पर्सन विद सिमिलर सफरिंग विद द सेम कॉज, ठीक है, दीज दोज आर यूजुअली इन्फेक्शस, और ये हमारे पास ऑलरेडी प्रिवेल करती है कम्युनिटी ऑल द टाइम अटैक, ठीक है। हमारे पास बहुत सारी ऐसी डिजीज़ हैं, लाइक हमारे पास एक सीज़न आता है जिसमें सभी को कोल्ड हो जाता है, तो ये कंटिन्यूसली प्रिवेल करती हैं, कुछ अरसे के बाद दोबारा अपीयर होती हैं, बहुत सारे लोगों को स्प्रेड हो जाती हैं, तो ये क्या कहलाती है, एंडेमिक डिजीज़ होती हैं। इसमें एक हमारे पास क्या कहते हैं, डिक्लाइन कंडीशन आती है, अगेन इसका रीअकरेंस होता है, तो ये एंडेमिक डिजीज़ कहलाती है, एंडेमिक क्रोनिक डिजीज़। अच्छा, क्रॉनिक डिजीज़ देखेंगे, इसका ग्रेजुअल ऑनसेट होता है, ये आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस होता है इनका, और बेसिकली ये क्या करती हैं, ग्रेजुअली हेल्थ को आपकी डैमेज करती हैं। हैव अ ग्रेजुअल ऑनसेट, स्लो प्रोग्रेशन होती है, डी रेंज का मतलब डिस्टर्ब कर देना, द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन देयर ओन पिक्यूलर मैनर रिजल्टिंग इन ग्रेजुअल डेविएशन ऑफ हेल्थ। फाइनली क्या होती है, ग्रेजुअली आपकी हेल्थ जो होगी वो डिटोरिएट हो जाएगी, ख़राब होना शुरू हो जाएगी। देयर में भी अनलिमिटेड लाइफ लॉन्ग सफरिंग, ठीक है, और ये
क्या करती है, लाइफ के साथ साथ फर्दर हो जाती है और फाइनली इट लीड्स टू फुली डिस्ट्रॉयड कंडीशन। और द क्रॉनिक डिजीजेज आर कॉज बाय क्रॉनिक मियाज़म। यहाँ पर मियाज़म बेसिकली एयर को कहा जाता है, एक बैड एयर को कहा जाता है जो कि होम्योपैथिक में यूज़ होती है। क्रॉनिक मियाज़म की वजह से ये प्रोड्यूस होता है। होम्योपैथिक में इसकी डेफिनेशन एक बैड एयर है जो डिजीज़ कॉज करती है। तो यहाँ पे डिजीज़ को मियाज़म से हम वो करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें सोरा है, साइफाइलिस है, साइकोसिस है, ठीक है। सोरा सोरियासिस से ड्राइव हुआ है, स्किन कंडीशन होती है, स्किन इन्फ्लेमेशन होगी। साइफाइलिस बेसिकली क्या है, ये हमारे पास एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, रेक्टल एरिया में ज़्यादा होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। और साइकोसिस है, ये जो हेयर के फॉलिकल्स हैं, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, ये हेयर फॉलिकल की इन्फ्लेमेशन हो जाती है। जैसा ख़ास तौर पर जो मेल्स होते हैं, जो बियर्ड होते हैं, जिनकी दाढ़ियाँ होती हैं, उसके हेयर फॉलिकल्स में ये इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर पूरी स्किन पे स्वेलिंग हो जाती है। तो ये एग्जांपल है क्रॉनिक डिजीज़ की। क्रॉनिक डिजीज़ आर क्लासिफाइड इनटू डिजीज़ विद फुल्ली डेवलप्ड सिम्टम्स और डिजीज़ विद फ्यू डेवलप्ड सिम्टम्स, ठीक है, जो बिल्कुल अपेयर हो जाएं सिम्टम्स और कुछ ऐसी हों जिसमें सिम्टम्स इतने ज़्यादा वाजे ना हो। ये देखेंगे हम क्लासिफिकेशन। डिजीज़ विद फुल्ली डेवलप्ड सिम्टम्स, क्योंकि इसमें सिम्टम डेफिनेट होते हैं, तो पेशेंट के लिए, फिजिशियन के लिए बहुत आसान हो जाता है इसको डायग्नोस करना और ट्रीट करना। इसकी दो अक़साम है, नॉन मियास्मेटिक एंड मियास्मेटिक। नॉन मियास्मेटिक डिजीज़ जो होती है वो यूजुअली लाइफ स्टाइल की वजह से होती है या पर्सन के। एट्रोजेनिक डिजीज़ वही है कि आप प्रोफेशनली, आपका लाइफ स्टाइल डेली आप कौन कौन से काम करते हैं। और ऑक्यूपेशनल डिजीज़ होती हैं, लाइफस्टाइल की वजह से डिजीज़ होती हैं। हाइड्रोजेनिक नॉर्मली रिलेटेड टू डेली फिजिकल एक्टिविटी। सो अब ये आपकी लाइफस्टाइल कैसा है, आप सारा दिन आराम करते रहते हैं या फिर आपका लाइफस्टाइल इस तरह का है, आपका प्रोफेशन ऐसा है कि आप किसी केमिकल इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं, किसी पेंट इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो उन लेबर्स के अंदर क्या चांसेस होते हैं कि ग्रेजुअली उनके अंदर डेवलपमेंट ऑफ एस्थमा हो जाता है या पल्मोनरी फाइब्रोसिस हो जाता है। ये डिजीज़ जो दमे की होती हैं बीमारियाँ, इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसी तरह जो लेबर्स ऐसे होते हैं जो वेट बहुत ज़्यादा उठाते हैं, तो उनमें चांसेस क्या होते हैं, जॉइंट डिजीज़ के या आर्थराइटिस के। ग्रेजुअली क्या होता है, डेली जब वो ये काम कर रहे होते हैं, हेक्टिक रूटीन से गुजर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा वेट लोडिंग का काम कर रहे होते हैं, तो फाइनली क्या होता है, आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आस्ता 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 उनके अंदर जॉइंट डिजीज डेवलप हो जाती है और आर्थराइटिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बेसिकली डिजीज़ किस वजह से होती है, आपके लाइफस्टाइल, आपके ऑक्यूपेशन की वजह से होती है, नॉन मियास्मेटिक डिजीज़। अच्छा, मियास्मेटिक डिजीज़ आर जेन्युइन डिजीज़ और ये लाइफ टाइम हो जाती है अगर इसको प्रॉपरली ट्रीट ना किया जाए। ये लाइफ टाइम सफरिंग होती है। देयर कैरेक्टर इज डिस्ट्रक्टिव, दे आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर एंड देयरफॉर सो डिफ़िकल्ट टू एलिमिनेट। तो मियास्मेटिक बेसिकली क्या होती है, बहुत ज़्यादा हेल्थ डिटोरिएशन कॉज करती हैं और ये डिस्ट्रक्टिव डिजीज़ होती हैं और वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ये पास हो सकती हैं। जैसे हमारे पास मियास्मेटिक क्रॉनिक डिजीज़ के एग्जांपल है, डायबिटीज़ का केस इनहेरिटेड में होता है, हाइपरटेंशन भी समटाइम इनहेरिटेड होता है, अस्थमा भी इनहेरिटेड होता है। तो बहुत सारी ऐसी कंडीशन होती है जो वन जनरेशन टू अनदर ट्रांसफ़र होती है। इवन कैंसर की भी कंडीशन है कि फैमिली हिस्ट्री इसलिए चेक की जाती है। तो हमारे पास मियास्मेटिक क्रॉनिक डिजीज़ ऐसी होंगी जो वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसफ़र होगी अगर इसको प्रॉपर्ली ट्रीट ना किया जाए। वन साइडेड डिजीज़ है नेक्स्ट। वन साइडेड डिजीज़ उस कैटेगरी के अंदर है जिसमें हमारे पास फ्यू सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। डिजीज़ हैविंग फ्यू सिम्टम्स एंड हैंस इट्स डिफ़िकल्ट टू क्योर, ठीक है। हमारे पास इतनी डेफिनेट सिम्टम नहीं होती है तो डॉक्टर के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है इसको ट्रीट करना, क्योंकि बड़ी जनरल सी सिम्टम्स होती है, समझ नहीं आ रहा होता कि भाई ये कौन सी डिजीज़ है। देन इंटरमिटेंट डिजीज़ है इसकी एग्जांपल। These disease recur at certain interval where morbid state of undergoing वेरिंग कैरेक्टर रिटर्न्स एट फिक्स पीरियड। इंटरमीडिएट डिजीज़ क्या होती है, पहले एक दफ़ा अपेयर हो गई, फिर ट्रीट हो गई, फिर अगेन अपेयर हो गई फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, 1 साल बाद वो दोबारा हुई। तो ये हमारे पास क्या होती है, एक सर्टेन फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के बाद दोबारा अपेयर होती है, ठीक है। और ये कंटिन्यूसली अटैक कर रही होती है पेशेंट को। ऑल्टरनेटिंग डिजीज़, ये डिज़ीज़ जो होती है, मॉर्बिड स्टेट्स का मतलब है डिजीज़ स्टेट, और ये हमारे पास अनसर्टेन इंटरवल पे होती है। जो इंटरमीडिएट डिजीज़ है एक सर्टेन इंटरवल पे 6 महीने बाद रिपीट होगी। यहाँ पर जो कैरेक्टर्स उसके सिमिलर थे, लेकिन जो ऑल्टरनेटिव डिजीज़ है ये अनसर्टेन टाइम पीरियड के बाद दोबारा रिपीट होगी और इसके सिम्टम्स भी चेंज हो जाएंगे बाद में, ठीक है।
फिफ्थ, आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिजीजेस, दीज आर नॉट जनरली क्रॉनिक डिजीजेस। अगर आप सेल्फ मेडिकेशन करता है कोई भी पेशेंट और वो लार्ज डोजेज ऑफ मेडिसिन लेता है डॉक्टर के मशवरे के बगैर, तो इन दैट केस क्या होता है कि उसके ऑर्गन जो होते हैं, उसका सिस्टम, वाइटल फोर्सेस जो होती हैं वो वीक होना शुरू हो जाती हैं और फाइनली वो लॉन्ग टर्म यूज़ के बाद क्या करती हैं, बॉडी के अंदर डैमेज प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है, ऑल्ट्रेशन हो जाती है जिसकी वजह से वो क्रॉनिक डिजीज़ हो जाती है। तो सेल्फ मेडिकेशन अवॉइड करनी चाहिए। तो ये हमारे पास इसकी क्लासिफिकेशन थी क्रॉनिक डिजीज़ की। अच्छा, प्रिंसिपल्स का 8 हमारे पास प्रिंसिपल है इंडिविजुअलाइजेशन। हमारे यहाँ जिस तरह एलोपैथिक सिस्टम में है कि एक डॉक्टर के पास जब पेशेंट जाते हैं तो 20 पेशेंट बैठे हुए होते हैं और उनको सबको इन्फेक्शन होता है तो एक ही प्रिस्क्रिप्शन वो सबको प्रिस्क्राइब कर देते हैं, लेकिन होम्योपैथी में ऐसा नहीं। अकॉर्डिंग टू दैम नो टू इंडिविजुअल्स आर लाइक इन द वर्ल्ड, सो द डिजीज़ इफेक्टिंग इंडिविजुअल कैन नेवर बी सेम। हर एक की डिजीज़ जो होगी वो अलग होगी। मेडिसिन कैन नेवर बी प्रिस्क्राइब ऑन द बेसिस ऑफ नेम ऑफ द डिजीज़। वो नेम ऑफ द डिजीज़ पे नहीं कि मैंने आपको भी मॉक्सिसिलिन दे दी, उनको भी दे दी, 50 लोगों को मैंने मॉक्सिसिलिन से ट्रीट कर दिया। हर एक को अलग इंडिविजुअली डिस्पेंस करके ड्रग दी जाती है, ठीक है। सो मेडिसिन कैन नेवर बी प्रिस्क्राइब ऑन द बेसिस ऑफ नेम ऑफ द डिजीज़ विदाउट इंडिविजुअलाइजिंग इन ईच केस ऑफ डिजीज़। हर केस को अलग अलग मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाएगी हर पेशेंट के हिसाब से। 9th इज डायरेक्शन ऑफ क्योर। ये सेकंड लॉ भी है होम्योपैथी का। फर्स्ट लॉ वही था, लाइक बी क्योर्ड बाय लाइक, जो कि होम्योपैथी की डेफिनेशन भी थी, लॉ ऑफ सिमिलिया। दूसरा लॉ ये है डायरेक्शन ऑफ क्योर के लिए, ये हेयरिंग लॉ कहलाता है। लॉ ऑफ सिमिलिया वाज द फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ इज हेयरिंग लॉ। और ये सेकंड लॉ ऑफ क्योर भी कहलाता है क्योंकि फर्स्ट लॉ लेट क्योर भी लाइक भी लेट लाइक क्योर लाइक, ये फर्स्ट हमारा लॉ ऑफ सिमिलिया था। सेकंड लॉ हेयरिंग लॉ है। द क्योर मस्ट बी प्रोसीड फ्रॉम सेंटर टू सर्कमफ्रेंस। जो बेसिक कॉज ऑफ डिजीज़ है, अगर वो हार्ट का कोई मसला है, चेस्ट का इन्फेक्शन है, पहले हम चेस्ट की तरफ जाएंगे, फिर आगे जाएंगे कि गले में क्या मसाइल हुए थे। सर्कमफ्रेंस से हम शुरू करें, सेंटर से शुरू करेंगे, फिर सर्कमफ्रेंस पे जाएंगे, फिर हम देखेंगे भाई गले में क्या खराबी है। विच इज़ फ्रॉम अबव टू डाउनवर्ड, ऊपर से नीचे, यानी पहले ब्रेन को सही करेंगे, फिर दूसरे सिम्टम्स को सही करेंगे। फ्रॉम विद इन टू आउटवर्ड, पहले हम क्या करेंगे, इंटरनल कॉज को ट्रीट करेंगे, फिर स्किन के ऊपर जो प्रॉब्लम हुई कि विद इन से आउटवर्ड, आउटवर्ड क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है, स्किन के ऊपर कोई चीज़ अपेयर हुई, पहले हम डायरेक्टली इन्फ्लेमेशन नहीं ट्रीट करना शुरू कर देंगे, पहले हम उसका इंटरनल कॉज को ट्रीट करेंगे, देन फिर हम उसको ट्रीट करना शुरू करेंगे जो साइड के सिम्टम्स होंगे। फ्रॉम मोर इंपॉर्टेंट टू लेस इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स, पहले हम देखेंगे लंग्स ज़्यादा हमारे पास इफेक्टेड है, ठीक है, लंग्स ज़्यादा इफेक्टेड है, फिर हम उसको थ्रोट को देखेंगे, बाद में ट्रीट करेंगे। लंग्स को हमने पहले ट्रीट करना है ताकि नमूनिया रिलीफ हो जाए, तो फिर हम गले की तरफ आएंगे कि फिर ये मसला है। तो हमारे पास जो ज़्यादा वाइटल ऑर्गन्स हैं हम पहले उसको ट्रीट करेंगे। तो फ्रॉम हेड टू द हैंड्स एंड फीट, तो वही बात है कि आप अगर कोई ऐसी भी डिजीज़ है तो उसका बेसिक जो जड़ है, जो कॉज है, उसको पहले ट्रीट करें, फिर उसके पास जो दूसरे अगेन साइन एंड सिम्टम्स हैं, जो सारी चीज़ें हैं जो इसकी वजह से डिस्टर्ब हैं, कोई स्किन की प्रॉब्लम है, कोई और मसला है जो इस डिज़ीज़ की वजह से, फिर उसकी तरफ आएंगे। तो हमेशा सेंटर से सर्कमफ्रेंस की तरफ क्योर होगा। ट्रीटमेंट क्या होगी, स्टार्ट होगी फ्रॉम सेंटर, मेन कॉज से, जड़ से, फिर आप दूसरे हिस्सों की तरफ जाएंगे। तो दिस इज डायरेक्शन ऑफ क्योर, this is the end of homeopathy. And again I'm telling you that the concept is totally contrasting from the allopathic medicine. To try to understand and try to absorb it is quite difficult. जब आप नई लैंग्वेज भी समझने जाते हैं तो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, तो इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट, क्वाइट डिफरेंट कॉन्सेप्ट, ऑल्दो देयर आर सर्टन सिमिलैरिटीज़। जैसे आपने क्रॉनिक और एक्यूट डिजीज़ देखा, वो आप ऑलरेडी एलोपैथिक में भी पढ़ते हैं, तो दैट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ होम्योपैथिक डिजीज़। इसमें मेडिसिन जो यूज़ की जाती है, मेडिसिन बहुत वास्ट है, ये नॉर्मली हर्बल ड्रग्स ही यूज़ की जाती हैं और उसको क्या किया जाता है, बहुत ज़्यादा डाइल्यूट कर लिया जाता है। एग्जांपल बेलाडोना इनके अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और इसकी बहुत ज़्यादा, बेलाडोना वैसे नॉर्मल कंडीशन में टॉक्सिक होता है, लेकिन इतना डाइल्यूट कर दिया जाता है, इसको कि पोटेंसी बना दी जाती है कि अकॉर्डिंग टू दम ये क्या होता है, बेलाडोना टिंचर बहुत सारी डिजीज़ की ट्रीटमेंट में यूटिलाइज होता है। तो ये हर्बल एस्ट्रैक्ट्स को नॉर्मली ज़्यादा यूटिलाइज करते हैं। थैंक यू सो मच।